ईडी की एंट्री होना और ईडी की एंट्री होने का इसे मतलब निवेशक खुश हो जाएं या अब लगे कि भाई नहीं, जो झारखंड बिहार में वो भी आधार भी दिया है कि भाई झारखंड बिहार में 400 से अधिक ये हुआ इसलिए हमने सीज किया। देखिए, बिहार सरकार, बिहार राज्य में चुनाव है और ये सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं और वहाँ सहारा के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये आप जानते हैं। अगर सहारा के सारे इन्वेस्टर्स अगर वहाँ बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए तो इनको बहुत दिक्कत होगी। तो एम्बे वैली को बिकवाना अगर सुप्रीम कोर्ट को है तो फिर ईडी ने किससे पूछ के उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाके जब्त किया और क्यों जब्त? एम्बे वैली जो कंपनी है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो आपने कैसे उसको पकड़ा? ये तो केंद्र सरकार जो है ये एक गलत इंप्रेशन देना चाहती है इन्वेस्टर्स में कि आप शांत रहिए, आप आंदोलन मत करिए, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास मत जाइए। तो जो मसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है उस मसले पर ईडी को क्या पावर है कि एक्ट करे? ईडी को यहाँ लाने का मतलब ही है पावर सीज करने का कि पावर सीज करने का। ईडी आई है, अभी इसके बाद सीबीआई चली आएगी, तो कहा जाएगा कि भाई सीआईडी का मामला नहीं है, अब सीआईडी को करने की जरूरत नहीं है। सारी जो तिकड़म है, ये जो सारा सिनिस्टर डिज़ाइन है, ये अमित शाह का डिज़ाइन है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और फिर से बात सहारा पैसा वापसी मामले को लेकर आप देख रहे होंगे। देश भर में हम लोग इस मामले को लेकर लगातार जो भी अपडेट है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर से लोगों का एक तरीके से कॉल कमेंट सब कुछ आते रहता है। लोग जानना भी चाहते हैं कि इस मामले में क्या कुछ हुआ। तो हमारे साथ जो है वकील साहब हैं जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ झारखंड सरकार तक तमाम लोगों से कंसल्टेशन कर रहे हैं। आपने इनका पहले भी बातचीत इंटरव्यू देखा होगा। अब देख रहे होंगे कि इस मामले में केंद्र सरकार भी थोड़ी बहुत कार्रवाई अभी पिछले दिनों देखा कि कोलकाता के जो ईडी ऑफिस से उसने कार्रवाई किया और जो एम्बे वैली है उसको उन्होंने सील किया। तो पूछेंगे कि क्या अब जो है केंद्र सरकार इस मामले में एक तरीके से अभी तक तो नज़रअंदाज करती थी और क्या इस ईडी की कार्रवाई से क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, और जो झारखंड सरकार कर रही है, जो यहाँ पर सीआईडी जो काम कर रही है जिससे को देख रहे होंगे कि गिरफ्तारी का कई लोगों पर जो है एक तरीके से तलवार लटका हुआ है, जो सहारा के बड़े अधिकारी हैं। तो क्या कुछ इससे अपडेट है उस पर बात करेंगे। सर, सवाल वही है कि जो केंद्र सरकार काम कर रही है, ईडी ने जो कार्रवाई किया है, उससे सहारा जो निवेशक हैं, जो गरीब हैं, जो पैसा लेने के लिए लगातार इतने 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा होने वाला? देखिए, हम जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बार बहस नहीं करते हैं और जब तक एक आदेश मेरे पक्ष में नहीं आ जाता है तब तक हम इसके कंट्रोल में नहीं आएंगे। मतलब ये जो सारी कार्रवाई चल रही, जैसे आपको पता होगा कि एम्बे वैली पर एक पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। एम्बे वैली क्या है? एम्बे वैली जो है उसके पास 10,600 एकड़ ज़मीन है जैसा दावा करते हैं सहारा वाले, और उसमें 62,643 करोड़ रुपया जो है वो सहारा ने लगाया हुआ है। कहाँ से वो पैसे आए? वो सारे पैसे, अभी तो सारे पैसे इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे पैसे, लगभग सारे पैसे नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने कलेक्ट किया है 86,673 करोड़, और उसमें करीब 20,000 करोड़ रुपया और पकड़ लीजिए जो शेयर उन्होंने इशू किया उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स डिपॉजिट्स में। तो करीब 1,10,000 करोड़ रुपया इन्होंने कलेक्ट किया है इन्वेस्टर से, और उसमें से 86,673 करोड़ रुपया जो है वो फिक्स डिपॉजिट, बाकी शेयर्स, और 62,000, मतलब इन्हीं 1,10,000 करोड़ रुपये में से 62,643 करोड़ रुपया जो है एम्बे वैली में लगाया। एम्बे वैली में लगाने का इनको कोई हक नहीं था लीगली इनको बैंक में रखना था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखना था, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ है उसमें इनको लगाना था। मतलब कहने का मतलब है कि लिक्विड कैश इनको रखना था, ताकि जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा मांगता तो ये पैसे इनको दे सकते थे। क्योंकि लिक्विड रहेगा तभी दे सकते थे, लिक्विड। तो इस कारण से एक्ट ही कहता है, सेक्शन 64 जो है वो एक्ट ही कहता है कि आपको पैसा यहाँ रखना है। उन्होंने रखा नहीं, इन्होंने कहाँ लगाया? एक रियल एस्टेट कंपनी, भले ही नहीं की कंपनी थी, लेकिन रियल एस्टेट कंपनी में लगाया, और वो भी करीब आधे से ज़्यादा 1,10,000 करोड़ रुपया इन्होंने कलेक्ट किया और 62,643 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया, जो बिल्कुल गैर वाजिब था। अब देखिए मुश्किल क्या हो रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो हमने पिटीशन लगाई है उसमें हमने कहा कि देखिए, जब तक आप, मैंने साफ कह रहे हैं, जब तक आप इनके सारे 4,799 जो कंपनीज़ हैं और इनके जो चारों सोसाइटीज़ हैं और इनके जो दूसरे
दूसरी जो कंपनीज़ हैं प्लस इनके जो पार्टनरशिप, जैसे सबसे बड़ा पार्टनरशिप फर्म जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो सहारा इंडिया है। सहारा इंडिया में 2 पार्टनर थे पहले, वाइफ हस्बैंड दोनों, सुब्रत राय और सुब्रत राय की वाइफ। और सहारा इंडिया जो है यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। और वो पार्टनरशिप फर्म ऐसी है जहाँ से सहारा के इन्वेस्टर्स का सबसे ज़्यादा पैसा साइफन हुआ है। साइफन का मतलब समझिए, जो सिस्टम में नहीं है, नहीं सिस्टम में नहीं है, वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। वो सारा का सारा कम से कम हमको लगता है कि 30 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास जो पैसा है वो पूरा का पूरा साइफन हुआ। और वो साइफन हुआ है सहारा इंडिया जो पार्टनरशिप फर्म है उससे। तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई आप सारे कंपनीज़ को लिक्विडेट कर दीजिए, आप ही सारे जो इनके सोसाइटीज़ हैं इनको लिक्विडेट कर दीजिए, इनके जो पार्टनरशिप फर्म है इनके लिक्विडेट कर दीजिए, इनके जितने बैंक अकाउंट्स हैं उसको सीज़ कर लीजिए। इनका कहना है कि इनके पास 36,600 एकड़ ज़मीन है, वो ज़मीन सीज़ कर लीजिए। इनके पास जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसको सीज़ कर लीजिए। इनका जो सहारा शहर बसा हुआ है लखनऊ में, आप उसको सीज़ कर लीजिए। इनके जितनी प्रॉपर्टीज़ इंडिया से बाहर हैं उसको सीज़ कर लीजिए। जितने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं इनके डायरेक्टर्स की उसको सीज़ कर लीजिए। तो ये देखिए क्या होता है जब आप खासतौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और आप एक इतना बड़ा प्रेयर लेके जाते हैं। हमारे साथ मजबूरी क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रेयर मेरा है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानेगी हमको पैसा मिलेगा नहीं, ये हमको मालूम है, क्योंकि इतना होमवर्क करके हम गए हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं था इसके सिवाय कि हम ये मांग करें कि इस पूरे ग्रुप को लिक्विडेट करिए। आप लिक्विडेट नहीं करेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, ये हम जानते हैं। तो हम कौन हैं? हम इन्वेस्टर हैं, हम लिटिगेंट हैं, हम पिटिशनर हैं। तो हम अपना एक होमवर्क करके गए और हमने कहा, लेकिन कोर्ट जो है अपने हिसाब से सोचती है। कोर्ट को लगता है कि क्या संभव है कि बिना इस ग्रुप को लिक्विडेट किए इनको पैसे दिला दें। तो अभी जो कोर्ट कर रही है वो यही कर रही है। जैसे आपको शायद पता नहीं होगा, जो हम पहले आपको इंडिकेट किए कि एम्बे वैली की प्रॉपर्टीज़ बिक जाए, इसका भी एक पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। अब एक बार उसके कुछ क्या नाम है बिडर्स आए थे, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल करा दिया है। अब क्यों कैंसिल करा दिया, क्या कर रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। और अभी आप बता रहे हैं, जो सही भी है, जो अखबार में छपा, कि ईडी ने कार्रवाई की, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया। अब हमको समझना ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम उस केस में है नहीं, उसमें हमारी कोई आईए नहीं लगी है और हम उसके किसी हियरिंग में नहीं रहे हैं। देखिए मुश्किल क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एम्बे वैली का मामला है। एम्बे वैली को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बिकवाना है पूरा का पूरा। उसका वैल्यू है 62,000। इन लोगों ने तो कहा कि नहीं, उसका उससे भी ज़्यादा वैल्यू है, 80,000 करोड़ है। तो बिकवा देती है अगर सुप्रीम कोर्ट 80,000 करोड़ में, तो हमारा पैसा ही मिल जाता। ठीक है, तो एम्बे वैली को बिकवाना अगर सुप्रीम कोर्ट को है, तो फिर ईडी ने किससे पूछ के उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाके जब्त किया और क्यों जब्त किया? उसने कहा कि 500 के बिहार झारखंड में और बंगाल में 500 से अधिक कंप्लेन हमारे पास आए थे निवेशकों का। उसके आधार पर 1400-1500 करोड़ के आसपास में घपले का, उसके आधार पर इन्होंने। करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है कि घपले के आधार पर। लेकिन एम्बे वैली जो कंपनी है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आपने कैसे उसको पकड़ा? ये तो ईडी वालों को मालूम होगा ना कि एम्बे या केंद्र सरकार जो है ये एक गलत इंप्रेशन देना चाहती है इन्वेस्टर्स में कि आप शांत रहिए, आप आंदोलन मत करिए, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास मत जाइए। मतलब ये हम जस्ट कोशिश कर रहे हैं समझने का कि ये हुआ तरीके से मामले फिर से हाईलाइटेड हो गया। जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ, लोकसभा के अंदर उठ रहा है, झारखंड सरकार अपनी तरफ से सीआईडी जांच कर रही है, देश भर में कुछ चीज़ें हो रही हैं। नहीं, हम इसको कारण नहीं मानते हैं। यही तो मेरा प्रॉब्लम है, हम इसको कारण नहीं मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एम्बे वैली को लिक्विडेट करने का मसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्योंकि एम्बे वैली अगर लिक्विडेट नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, तो इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं मिलेंगे। इतना तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता है। तो जो मसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, उस मसले पर ईडी को क्या पावर है कि एक्ट करे? तो मसला वो नहीं है। मसला ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, सबसे पहले सीआईडी के पास गए, कुछ हम लोगों ने एफआईआर्स किए और हमने कहा कि ये फ्रॉड का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सहारा से भी मैटर या जो हमारा पिटीशन है उसको आप दरकिनार कीजिए, उसका क्रिमिनल मैटर से कोई लेना देना नहीं। क्राइम किसने किया? सुब्रत राय ने किया, उसकी वाइफ ने किया, ओपी श्रीवास्तव ने किया, दूसरे श्रीवास्तव खानदान है उसका पूरा खानदान ही इसमें लगा हुआ है और वो सारे बहुत बड़े भ्रष्ट चोर हैं सब। तो हमने कहा कि ये सारे जो चोर हैं आपको इसको पकड़ना है। चोर पकड़ने में आपको कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि आप इन चोरों को मत पकड़िए। तो हमने झारखंड सरकार को कहा जाके कि स्पेशली जो हमारे डीजीपी साहब हैं, हमने उनको कहा
कि सर आपके कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, आप हमारा एफआईआर दर्ज कीजिए और सारे एफआईआर जो हैं वो सारे ट्रांसफ़र कर लीजिए सीआईडी को, और सीआईडी इस पे जो एक पुलिस को करना चाहिए और जो पुलिस का पावर है अरेस्ट करना, कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसमें जो अपराधी है उसको अरेस्ट करना है, तो उनको अरेस्ट करना है। उन्होंने मान लिया कि हाँ, क्योंकि जब उनको पता चला कि कितने बड़े लेवल का ये फ्रॉड हुआ है, तो उनका भी केवल इतनी बात नहीं है कि हम इन्वेस्टर हैं यही उनको जानकारी मिली, बल्कि उनके पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगा के रखा। हर आम घरों ने किया है। साहब ने पहले बहुत बढ़िया से होमवर्क किया, सारे दस्तावेज मंगाए, उन्होंने सहारा को भी कहा कि तुम दस्तावेज दे दो, हमको देखने दो। उसके बाद उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि किसी को जाके उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने सबसे पहले दस्तावेज मंगाए। जैसे हमारी लास्ट जो मीटिंग हुई, लास्ट मीटिंग उन्होंने कहा, क्योंकि सहारा के वो जो ओपी श्रीवास्तव है और जो स्वप्ना राय हैं, उनका यहाँ पे एक क्रिमिनल रिट लगा है कि हमारे खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन सीआईडी कर रही है उसको क्वाश किया जाए। तो उन्होंने हमको बुलाया ये समझने के लिए कि हम लोगों ने जो धाराएं लगाई है, क्योंकि जिस बेंच में वो मैटर लगी हुई थी वो बेंच बहुत ही टेक्निकल बेंच है, वो पूछती है कि ये धारा आपने लगाया है तो ये धारा आप साबित करिए कि ये धारा कैसे लागू होता है उनके खिलाफ, है ना। तो उन्होंने हमको बुलाया था ये समझने के लिए, क्योंकि हम उनके एडवोकेट उनकी तरफ से खड़े होंगे और हम इनकी तरफ से खड़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने हम तसल्ली के लिए आपको बुलाए हैं कि आपके दिमाग में क्या बात है, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे। तो हमने उनको बताया कि हम कैसे डिफेंड करेंगे, हमने उनको तसल्ली दी कि आप निश्चिंत रहिए कि बिल्कुल डिफेंड करने लायक है, और ये सारा जितनी धाराएं आपने लगाई है, जो हमने अपने एफआईआर में लिख के दी, जिसमें आपने कॉग्निजेंस लिया है, ये सारी की सारी धाराएं जो है हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गए, इन्होंने होमवर्क कर लिया, और होमवर्क करने के बाद जब इनको लगा कि इतना जाइगेंटिक फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको करेंगे। तो क्या इनकी गिरफ्तारी अब जो है, जैसे करीब 10 लोगों के बेल, एंटीसिपेटरी बेल लगे थे वहाँ सहारा के ऑफिसरों का, रांची में सहारा के ऑफिसरों के खिलाफ, तो 10 लोगों में 2 लोगों का बेल जो है रिजेक्ट हो गया है। बाकी बेल ऐसे कोर्ट्स में लगे थे जिनको सीआईडी का ऐसे बेंच में लगे थे जिनको सीआईडी के मैटर्स पर कॉग्निजेंस लेके उस पर कोई आदेश पारित करने का उनको हक नहीं था। तो उन्होंने सब कहा कि नहीं, हम सारे फाइल्स जो हैं सीआईडी की कोर्ट में भेज रहे हैं। तो वो सारे चले गए अब सीआईडी की कोर्ट में, लेकिन सीआईडी के कोर्ट ने 2 लोगों के ये जो एंटीसिपेटरी बेल थे उसको रिजेक्ट किया। तो हम लोगों ने पूछा कि अब तो आपको इसमें कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, आप इसमें कोर्ट में क्या नाम है प्रेयर लीजिए। तो शायद कोर्ट में प्रेयर हो गई है, और शायद कोर्ट प्रेयर अलाउ हुआ है कि नहीं हमने पूछा नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन कोर्ट में सीआईडी ने प्रेयर की कि भाई इनके बेल रिजेक्ट हुए हैं तो आप हमको अलाउ कीजिए, क्योंकि ये हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक ये हमको सहयोग करेंगे नहीं, हमारे पास कोई चारा नहीं, हम इनको बुला रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हम इनसे दस्तावेज मांग रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं, दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास आएंगे नहीं, हम इनसे पूछताछ नहीं करेंगे, ये हमको दस्तावेज नहीं देंगे, हम दस्तावेजों की जाँच नहीं करेंगे, हमारी चार्जशीट कैसे फाइल होगी। तो ये हमारे साथ बिल्कुल असहयोग कर रहे हैं। तो आप इनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करिए। तो वारंट जारी हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा तो इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इनको कहेंगे कि सहारा क्या नाम है, सुब्रत राय की जो पत्नी है स्वप्ना राय, और ये जो ओपी श्रीवास्तव और इनके खानदान के जितने श्रीवास्तव सब हैं, उन सब की गिरफ्तारी की वारंट हम लोग यहाँ से निकलवाएंगे। जी। लेकिन सर, क्या जिस तरीके से जितने पावरफुल लोग हैं, सत्ता से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इस मामले को इतना जिस तरीके से वो लोग मैनेज कर रहे, क्या संभव है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए और उन्हें सिस्टम बचाने की कोशिश ना करें? जिस तरह का हमारा यहाँ नेक्सस है कि पूरा सिस्टम उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। क्या आम निवेशकों के लिए खड़ा होगा? ईडी को यहाँ लाने का मतलब ही है पावर सीज करने का कि पावर सीज करने का। अब ईडी आई है, अभी इसके बाद सीबीआई चली आएगी, तो कहा जाएगा कि भाई सीआईडी का मामला नहीं है, अब सीआईडी को करने की जरूरत नहीं है, पूरा मामला हमको। हाँ, ये सारी जो तिकड़म है, ये जो सारा मतलब क्या नाम है, जो सिनिस्टर डिज़ाइन है, ये अमित शाह का डिज़ाइन है। ये बिल्कुल अमित शाह का डिज़ाइन है, क्योंकि अमित शाह ही गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो 29/3/2023 को जो आदेश पास किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने कहा कि सहारा सेवी का 5,000 करोड़ रुपया उठा के इसको दे दीजिए और हम इसको सपोर्ट कर भेजेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS को, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो का जो रजिस्ट्रार है उसको दे दीजिए, और ये पैसे उनको दीजिए। अब कैसे पैसा दे दिए भाई? वो पैसा अगर डिवेंचर होल्डर्स का था तो आप मेरा पैसा आप शशि भूषण जी को दे दीजिएगा। आपको पावर है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट को किस कानून के तहत, किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो ये
डिवेंचर होल्डर्स के पैसे जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिट होल्डर्स को दिला दे। पावर है। बिल्कुल गलत, गैर कानूनी आदेश, असंवैधानिक आदेश वो है। किसने लिया? अमित शाह ने लिया, गृह मंत्री ने लिया। ये उसका सिनिस्टर डिजाइन था। क्या आप पूरा सिनेरियो दिख रहा है आपको जो हम कह? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तक नहीं कि आप कैसे मांग सकते हैं डिवेंचर होल्डर्स का पैसा और हम कैसे दे सकते हैं। उसको लगा कि हम सुप्रीम कोर्ट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट है, हम बोल दिए तो आप क्या कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट है, हमने बोल दिया 5,000 करोड़, चला गया 5,000 करोड़ चला। कितना पैसा मिला हमको? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। आपने बहुत सारे सहारा के इन्वेस्टर्स का आपने इंटरव्यू किया, हमने भाई इतने सारे नहीं, शायद आप, बल्कि हमारे पैसा चला गया। लेकिन कुछ लोगों को 10-10 हज़ार रुपया मिला, लेकिन 10-10 हज़ार रुपया नहीं ना है उनका, लाखों लाख रुपया है ये। तो सवाल वही है, मैं जब शुरुआत में मैंने कहा कि भाई ईडी की एंट्री होना और इसे निवेशक खुश हो जाएं या अब लगे कि भाई जो झारखंड बिहार में, वो भी आधार भी दिया है कि भाई झारखंड बिहार में 400 से अधिक ये हुआ इसलिए हमने सीज किया। देखिए, बिहार सरकार, बिहार राज्य में चुनाव है और ये सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं और वहाँ सहारा के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये आप जानते हैं। अगर सहारा के सारे इन्वेस्टर्स अगर वहाँ बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए तो इनको बहुत दिक्कत होगी। ऐसे भी दिक्कत हो रही है, लेकिन पॉलिटिकली अगर एक बड़ा समूह, क्योंकि समझिए करीब 9.88, जिसमें से जो डबल मेंबरशिप है अगर वो हटा दीजिएगा तो करीब 7 से 8 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स हैं। 7 से 8 करोड़ में से अगर 50 लाख भी मान लीजिए कि अगर बिहार में है तो 50 लाख गुना 4, 2 करोड़ हो गया। यानी कि सारे लोग वोटर्स नहीं होंगे, लेकिन जो लोग बड़े हैं, मतलब समझ लीजिए कि करीब करीब 1 करोड़ वोटर, 1 करोड़ वोटर अगर बीजेपी को वोट नहीं दे तो इनको कितनी सीट आएगी? इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी, ये बचेंगे नहीं। तो अब देखिए, बिहार में चुनाव है और ये समझ रहे हैं। सीधा सवाल है कि क्या ये जिस तरह से झारखंड में सीआईडी शिकंजा कस रही है, जिस तरह से आपने कहा कि बेल रिजेक्ट हो गया, वारंट जारी हो गया होगा या होगा, एक खबरें, तो सहारा के जो बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको बचाने के लिए ईडी की एंट्री हो गई। ईडी की एंट्री बिल्कुल सहारा को बचाने के लिए हुई है और ये अमित शाह के इंस्ट्रक्शन पे हुई है। सीबीआई की एंट्री हो सकती है और जैसे इन दोनों की एंट्री होगी, ये लोग कहेंगे कि ये सारा मसला हमने अब ले लिया, अब केंद्र सरकार के पास है, अब आपका पावर जो है नहीं रहा, आपका पावर हमने सीज कर लिया। तो सीआईडी जो एकदम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही थी, इसके अलावे जो स्टेट गवर्नमेंट जो राइट डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि हम एक कमीशन बनाएंगे, उसमें हम एक वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं झारखंड के, उन तमाम लोगों के जो इन्वेस्टमेंट हैं उसका डिटेल मंगवाएंगे, मतलब उनके क्लेम मंगवाएंगे, और वो सारा का सारा जो डिटेल है, मतलब जो दस्तावेज बनेगा, वो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके दाखिल करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं करवा सकी। सीआरसीएस को 5,000 करोड़ देने के बाद और सीआरसीएस को डायरेक्शन देने के बाद भी सीआरसीएस नहीं कर सकी। नहीं, वो लिस्ट नहीं बना सकी। उसने सारे लोगों का वो लिस्ट नहीं बना सकी, और सारे लोगों के जो क्लेम्स है वो आपको नहीं दिखेगा सीआरसीएस के लिस्ट में, लेकिन हमारे लिस्ट में दिखेगा। झारखंड की जो हम लिस्ट बनाएंगे या झारखंड सरकार जो लिस्ट बनवाएगी उसमें दिखेगा। तो हम अगर जाके सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि हमारे पास ये लिस्ट है, हमने वेरीफाई किया, आपको फर्दर वेरीफाई करना है कर लीजिए, लेकिन ये इतना पैसा निकलता है और आपके वेरिफिकेशन में अगर हमारा वेरिफिकेशन सही मिलता है तो आप ये पैसा इन सहारा वालों को कहिए देने के लिए, या इनकी प्रॉपर्टी को सीज करिए और उनको बेचिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल अमित शाह की बदमाशी है कि वो ईडी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है और वो सीबीआई को भी इन्वॉल्व करेगा, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ली है या उस पर जो काम चल रहा है, सीआईडी जो हमारी स्टेट की है उसने जो इनिशिएटिव ली है और इनकी गिरफ्तारी की जो तैयारियां हैं, इन सब को रोकने की तैयारी है अमित शाह की, क्योंकि वो बिल्कुल एक मतलब हम नहीं बोलना चाहते हैं, बट ही इज़ बेसिकली कॉन्जेनिटल क्रिमिनल। वो तो एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है शर्मा जी का कि बात हम समझ गए। तो जो आप लबोलुबाब है जो ईडी की एंट्री हुई है, जो जिस सिनेरियो देख रहा उसके हिसाब से बातचीत हो रही है कि हो सकता है कि जिस तरीके से झारखंड में सीआईडी जो काम कर रही है और जिस हद तक वो बढ़ गई है, जिस तरीके से गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, हो सकता है कि इन तमाम मामले को एक तरीके से बचाने के लिए यहाँ केंद्र की एंट्री हो गई है। और ये तो वक्त बताएगा कि कितना सही है कि केंद्र के जो ईडी है वो निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए एंट्री हुई है या सहारा के लोगों को बचाने के लिए, ये समय बताएगा। और आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।